हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि पर शेयर की वैल्यू को कंपनी कैसे इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। इंस्टॉलमेंट के में मंगवाने का उसका पर्पज होता है कि कंपनी को जिस स्टेज पे जितने पैसे चाहिए वो उतने ही मंगवाती है, सो दैट उस पर डिविडेंड का बर्डन ना बने कि शेयर होल्डर को उसको डिविडेंड देना पड़ता है, इसलिए वो इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। तो जो लोग एप्लीकेशन के साथ पैसा भेजते हैं वो हो गया एप्लीकेशन मनी, यानी कि जब लोग कंपनी के इशू करे हुए शेयर को अप्लाई करते हैं तो पहला इंस्टॉलमेंट उनको एप्लीकेशन के साथ ही भेजना पड़ता है, तो होता है ऑन एप्लीकेशन। फिर जब लोग अप्लाई कर लेते हैं तो उसमें दो रिजल्ट उभर के बाहर आते हैं, या तो कंपनी ने जितने शेयर इशू करे होंगे लोग उससे कम अप्लाई करें, या फिर जितने कंपनी ने इशू करे होंगे लोग उससे ज्यादा अप्लाई करेंगे। अगर लोगों ने कम अप्लाई करा हो तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जिन्होंने जितने शेयर अप्लाई करे उनको उतने मिल जाएंगे, क्योंकि कंपनी के पास देने के लिए ज्यादा है, लोगों ने कम अप्लाई करे हैं। लेकिन अगर लोगों ने जितने कंपनी ने शेयर इशू करे उससे ज्यादा अप्लाई कर लिए, उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। फिर कंपनी किसी लॉट को देगी और किसी को नहीं देगी, या अगर सबको देगी प्रोपोर्शनल बेसिस पे देगी, यानी कि 4 के बदले में 3, 5 के बदले में 3, ऐसे करके देगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि पर शेयर की जो वैल्यू है वो कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगवाती कैसे? पहला हो गया एप्लीकेशन के साथ, दूसरा फिर जब कंपनी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो सबको अलॉट कर देगी, और ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो वो उतने ही शेयर अलॉट करेगी जितने इशू हैं, इशू से ज्यादा अलॉट नहीं करेगी। तो फिर दूसरी किस्त वो अलॉटमेंट के बाद मंगवाएगी, जब शेयर उनको अलॉट हो जाएंगे उसके बाद मंगवाएगी। अलॉटमेंट के बाद वाली जो किस्त होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो आखिरी कॉल होगी उसको बोलते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। वही मैंने लिखा प्यारे बच्चों, देखो आपको समझाता हूं। मैंने कंपनी इशू शेयर्स टू शेयर होल्डर्स आर नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू पे द फुल इशू प्राइस एट वंस। कहता है ये जरूरी नहीं होता कि शेयर होल्डर को इशू प्राइस बोलते हैं सेल वैल्यू को, सेल प्राइस ऑफ शेयर, कि एट ए टाइम कंपनी को सारा पैसा देना पड़ता है लोगों को। The amount is usually collected in installment as follows। तो इसका मतलब जब कंपनी उनसे पैसा मंगवाती है तो ऐसा बड़ा रेयर होता है कि अगर पूरे का पूरा पर शेयर का वैल्यू उनको एट ए टाइम इकट्ठा देना पड़े। तो अक्सर क्या होता है, लिखा है अक्सर क्या होता है कि कंपनी उससे इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है, और वो इंस्टॉलमेंट लिखा मैंने। नंबर 1 होता है एप्लीकेशन मनी, पेएबल एट द टाइम व्हेन अप्लाइंग फॉर शेयर। जब लोग शेयर के लिए अप्लाई करते हैं ये एप्लीकेशन के साथ ही चला जाता है अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। मानो किसी व्यक्ति ने 2000 शेयर अप्लाई करे थे तो एप्लीकेशन के साथ ₹2 दे देगा, वो 4000 रुपए एप्लीकेशन के साथ दे देगा। अब ये कंपनी को पैसा मिल गया और मानो उसको सारे शेयर मिल गए तो इसको 2000 शेयर अलॉट हो जाएगा। फिर अलॉटमेंट के ऊपर जो कॉल करेगी कंपनी उसको बोलेंगे अलॉटमेंट मनी, यानी कि जितने इसने अप्लाई करे उसको पूरे मिल गए। अब उन्हीं शेयर पे कंपनी से अलॉटमेंट कॉल करेगी। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो तो जितने इसने अप्लाई करे इसको उतने नहीं मिले, जितने अलॉट हुए उसके बाद उन्हीं पे अलॉटमेंट का पैसा इससे मांगा जाएगा। दिस बिकम पेएबल आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब कंपनी शेयर अलॉट कर देती है उनको फिर इस कॉल को करा जाता है। दिस कंफर्म द एप्लीकेंट्स एज शेयर होल्डर। इससे कंफर्म हो जाता है कि जितने एप्लीकेंट है जिन्होंने शेयर के लिए अप्लाई करा था वो शेयर होल्डर बन गए हैं, यानी कि जब उनको शेयर अलॉट हो जाए तो ये पता चल जाता है ये सारे के सारे एप्लीकेंट आप शेयर होल्डर बन गए, यानी कि कंपनी के ओनर बन गए हैं। एग्जांपल, पेएबल ₹3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। अब 10 रुपए के शेयर में से ₹2 उसने जहां मंगवाए और ₹3 उसने जहां मंगवाए। फिर अलॉटमेंट के बाद वाली कॉल को क्या बोलते हैं? फर्स्ट कॉल। या आगे फर्स्ट कॉल, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद जो पहली कॉल होती है उसको फर्स्ट कॉल बोलते हैं। पेएबल ₹2.50 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने कितने मंगवाए? ₹2.5। फिर इसके बाद वाली कॉल को बोलते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल, द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ इशू प्राइस। यानी कि कंपनी ने जो अगर शेयर को ₹10 का बेचा, अब ₹10 में से कंपनी ने कितने मंगवा लिए थे? 2 और 3 5 और 2.5 7.5, पीछे बच गए ₹2.5। तो एग्जांपल ₹2.50 पेएबल ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो कंपनी बचे हुए अमाउंट को सेकंड और फाइनल कॉल में मंगवाएगी। एग्जांपल, ये मैंने पूरा एग्जांपल समझाने के लिए
एक्स लिमिटेड इशू 20,000, मानो किसी कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू करे और एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए है। पेएबल एट, ये लिखा होगा पेएबल ₹2 पर शेयर एन एप्लीकेशन में 2, 3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट में 3, एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। पीछे कितना बच गया? 10 में से 5 माइनस कर दो, बच गया 5। इसको 2 इक्वल किस्तों में 2 से डिवाइड करो, यानी कि डाई पे देगा वो फर्स्ट कॉलम में और डाई पे देगा फाइनल कॉलम में। तो जो मैंने एग्जांपल ली उसी का आपको प्रैक्टिकल भी बता दिया ऐसे। अब इनका टोटल कर लीजिए, ये 10 बन जाएगा। इससे आपने सीखा कि पर शेयर की वैल्यू को कंपनी इंस्टॉलमेंट में बढ़ाती है और हर एक इंस्टॉलमेंट का अलग से नाम होता है। एप्लीकेशन के जाएगा पैसा तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पे मंगवाएगी तो ऑन अलॉटमेंट के बाद की कॉल को बोलेंगे ऑन फर्स्ट कॉल, उसके बाद ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। और ये जरूरी नहीं होता, एक तो ये हो गया कि कंपनी पर शेयर की वैल्यू को इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है, उसके आगे जाके कंपनी ये भी करती है कि सारी की सारी कॉल नहीं करे, कुछ कॉल करे कुछ कॉल नहीं करे, जितना उसको पैसा चाहिए वो उतना ही कॉल करेगी। मानो कंपनी ने पहली 3 कॉल कर ली जहां तक ये जो कंपनी ने कॉल करके पैसा मंगवा लिया, इसको बोलते हैं कॉल बैक करके। और जो नहीं मंगवाया, ये अभी नहीं मंगवाया है, इसको बोलते हैं अनकॉल करके। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ जुड़ा हुआ सारे एस्पेक्ट मैंने आपको दे दिए, कैसे कंपनी पर शेयर की वैल्यू को इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। समझ आया होगा? देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म में कंपनी अकाउंट्स में। पहली टर्म मैंने लिखी है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये आपको मल्टीपल चॉइस में पूछता है और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है कि किसी कंपनी को फॉर्म होने के लिए जितने कंपनी शेयर इशू करेगी उसके 90% से ज्यादा, लीस्ट 90% होता है, कम से कम उसका सब्सक्राइबर जो है वो 90% होना चाहिए। यानी कि अगर कंपनी 50,000 शेयर इशू करे तो उसका 90% कितना बन गया? 45,000। तो लोग कम से कम 45,000 शेयर अप्लाई करें, दैट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यानी कि ए मिनिमम लेवल is the 90% of the share issued by the company. देखिए, when a company issues shares to the public, it must receive a minimum amount of subscription before it can proceed to the allotment of the share. अगर उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% से कम मिलता है, वो शेयर अलॉट नहीं करेगी, वो कंपनी ही नहीं बनेगी। दिस इज कॉल्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी एटलीस्ट 90% ऑफ द इशूड कैपिटल। जितने शेयर आपने इशू करे हैं उसका कम से कम 90% होना चाहिए, तो ही आप शेयर अलॉट कर पाओगे। अगला टर्म मैंने लिखा अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है बैंक, कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो 50,000 शेयर मार्केट में इशू करे हैं और उसको एप्लीकेशन 50,000 से कम मिली है। When the application received are less than the shares issued by the company, it is the case of under subscription. And in case there is under subscription, the shares are allotted to all the applicants in the requisite quantity. जितने लोगों ने अप्लाई करे हैं सबको शेयर मिल जाएंगे, क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा है और लोग कम ले रहे हैं। जितने किसी एप्लीकेंट ने अप्लाई करे हैं उसको उतने ही मिल जाएंगे। देखिए, when the number of application received is less than the number of the share issued by the company, it is said to be the under subscription. In such a case, all applicants receive full allotment. सबको पूरे मिल जाएंगे। एग्जाम्पल में मैंने कहा कि कंपनी ने इशू कितने करे हैं? 50,000। लोगों ने अप्लाई कितने करे हैं? 40,000। ये मैंने इसका करेक्ट लिखा। एप्लीकेशन रिसीव 40,000 इज लेस देन द शेयर इशूड बाय द कंपनी। यानी कि रिसीव जो है एप्लीकेशन, दैट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन इसके अपोजिट हो जाएगा। द एप्लीकेशन रिसीव आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड, एंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस सब एप्लीकेंट को पूरे शेयर नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग लेने वाले ज्यादा और कंपनी के पास कम है। तो कंपनी इस्तेमाल करेगी प्रोराटा का, कुछ का देगी कुछ का नहीं। प्रोराटा होता है प्रोपोर्शनेट, यानी कि सबको थोड़े थोड़े देगी। जिसने 4 अप्लाई करे हैं उसको 3 मिल जाएंगे, 6 वालों को 4 मिल जाएंगे, ऐसे करके प्रोपोर्शनेट देगी, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। देखो, when the application received are more than that of the number of shares issued by the company, it is said to be the oversubscription. ये नीचे लिखा है, application received are greater than that of the share issued by the company. The next is
द कॉल गिवन एरिया। इसके केस में क्या है कि व्हेन देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन द फुल अमाउंट ऑफ शेयर अप्लाइड बाय द एप्लीकेंट्स आर नॉट अलाउड। इट मीन दे हैव टू बी अपोर्शन। उनको जितने अप्लाई करे होंगे उससे कम मिलेंगे, किसी प्रपोर्शन में, किसी रेशो में उनको शेयर दिए जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा है, मैंने आगे प्रोराटा अलॉटमेंट में बताया है। कॉल गिवन एरिया हो गया कि किसी शेयर होल्डर ने 100 शेयर लिए, उसने एप्लीकेशन का पैसा भी दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का नहीं दिया। तो जिस कॉल का पैसा नहीं दिया शेयर होल्डर, अमाउंट रिमेन अनपेड अगेंस्ट एनी कॉल बाय शेयर होल्डर, इट्स कॉल्ड द कॉल गिवन एरिया। जो उसने जिस कॉल पे पैसा नहीं दिया उसको कॉल गिवन एरिया कहते हैं, और इसका नेचर होता है करंट असेट। देखिए भाई, when a shareholder fail to pay the amount due on any call, such unpaid amount is called the call given area. The nature of the call given area is an asset. हमने किसी से पैसा लेना हो तो उसका नेचर असेट होता है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारा डेटर होता है। कॉल गिवन एडवांस इसके अपोजिट है। कॉल गिवन एडवांस हो गया कि कोई व्यक्ति है ABC, उसको लगता है कि जब कंपनी कॉल करेगी क्या पता मेरे पास पैसे नहीं हो, और अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो कंपनी मेरे दिए हुए पैसे भी छीन लेगी, कंपनी के पास ये राइट होता है। वो क्या करता है कि अलॉटमेंट की कॉल के साथ ही फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा भी दे देता है। कंपनी ने मांगा क्या है? अलॉटमेंट। उसने अपनी मर्जी से ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया है, यानी कि कंपनी के मांगने से पहले दे दिया है। कॉल गिवन एडवांस, उसका नेचर लायबिलिटी बनेगा। क्या बनेगा? लायबिलिटी। और कॉल गिवन एरिया का नेचर असेट। देखो यही लिखा है, व्हेन ए शेयर होल्डर पेज uncalled amount along with application, such uncalled amount is called call given advance। कंपनी ने मांगा ही नहीं था, उसने दे दिया, और इसका नेचर क्या होता है? लायबिलिटी। इसका नेचर है लायबिलिटी। एग्जांपल लिखा, शेयर होल्डर ए paid ₹3 on first call and ₹2 on second and final call along with allotment। देखिए, उसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया, पेड ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकंड कॉल। यानी कि देना उसको अलॉटमेंट का था, उसने फर्स्ट कॉल भी दे दिया और सेकंड भी दे दिया। अनकॉल्ड फर्स्ट और सेकंड कॉल, 3 और 2 5 रुपए उसने ज्यादा दे दिए। अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी ने उससे अलॉटमेंट के कितने मांगे थे? 2, उसने कितने ज्यादा दे दिए? 5। सो हिज कॉल गिवन एडवांस इज 500 शेयर जो उसके पास थे, कि मैंने लिखा ऊपर इंसर्ट करा है। मिस्टर ए हु होल्ड 500 शेयर्स, उसके पास कितने शेयर थे? 500। उसने कितना एडवांस दे दिया? फर्स्ट कॉल के कितने एडवांस दिया उसने? 3। और सेकंड कॉल का कितना एडवांस दिया उसने? एंड सेकंड कॉल ₹2, ₹2 उसने सेकंड कॉल का एडवांस दे दिया और ₹3 उसने फर्स्ट कॉल का एडवांस दे दिया। यानी कि कितना एडवांस हो गया? ₹5। तो 500 शेयर पे ₹5 एडवांस, ये 500 शेयर है, हो जाएगा 2500। ये आ गया 500 इंटू 3 हो गया उसका फर्स्ट कॉल का, और 2 हो गए सेकंड कॉल के। कुल मिलाकर उसने ₹5 एडवांस दिए, कुल मिलाकर उसका एडवांस हो गया ₹2500। ये कंपनी का लायबिलिटी बन जाएगा। इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोराटा है, ये इसी से जुड़ी हुई है, मैं अभी बता रहा हूं आपको। व्हेन द शेयर आर ओवर सब्सक्राइब, जब शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाएंगे, लेने वाले लोग ज्यादा होंगे, डिमांड शेयर की ज्यादा होगी और कंपनी के पास सप्लाई कम होगी, तो फिर हम उन्हें प्रोपोर्शनेट देते हैं। यानी कि मानो कंपनी ने 50,000 शेयर बेचना चाहे, एप्लीकेशन 1 लाख की आ गई है, इनका रेशो बनाओ 51 या 52 या, इसका मतलब जो 2 शेयर मांगेगा कंपनी उसे 1 दे देगी। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट प्रोराटा। समझ गया? देगी सबको, नाराज किसी को नहीं करेगी, लेकिन कम देगी, रेशो में देगी, क्योंकि कंपनी के पास 50,000 शेयर ही हैं, लेकिन लोगों ने जो अप्लाई करा वो 1 लाख है। इसी को रेशो बना लो 51 या 52 या, यानी कि 1:2, जो 2 अप्लाई करेगा उसको 1 शेयर मिल जाएगा। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोराटा। व्हेन प्रोराटा अलॉटमेंट इज मेड, प्रोराटा अलॉटमेंट इज मेड व्हेन द शेयर आर ओवर सब्सक्राइब। जब शेयर ओवर सब्सक्राइब होते हैं तो ही प्रोराटा की बात होती है। एग्जांपल, कंपनी एक्स issued 40,000 शेयर बट द पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 60,000 शेयर। लोगों ने अप्लाई करा है 60,000, कंपनी बेचना चाह रही है 40,000, अकॉर्डिंगली प्रोराटा अलॉटमेंट बाय मेड, तो कंपनी प्रोराटा अलॉटमेंट करेगी। ए शेयर होल्डर नेमली अशोक, एक शेयर होल्डर है जिसका नाम मानो अशोक है, हु अप्लाई फॉर 600 शेयर्स विल गेट, बताओ जिसने 600 शेयर अप्लाई करे उसको कितने मिलेगी? तो इसी को रेशो बना लो।
यानी कि 40,000 कंपनी ने इशू करा, लोगों ने मांगे 60,000, 2 जा 2 3 जा, यानी कि जिसने 3 शेयर अप्लाई करे उसको कितने मिलेंगे? 2। तो जिसने 600 शेयर अप्लाई करे उसको कितने मिलेंगे? 600 जिसने अप्लाई करे उसको कैसे मिलेंगे? ऐसे 3 के बदले में 2 मिलेंगे, 2/3 इंटू 600, 3 2 जा, उनको मिलेंगे 400। तो इसका आंसर है इस बी पार्ट। ऐसे रेशो बना लेना है। 40,000 वालों को 60,000 मिलेंगे, तो 600 वालों को कितने मिलेंगे जिन्होंने 600 अप्लाई करे हैं? ऐसे करना है। अलाटेड कितने हैं? कंपनी 2 अलाट करेगी 3 के बदले में। जैसे आपको 10 नंबर आए 15 के बदले में, तो करोगे 10/15। ऐसे ही 3 के बदले में कंपनी कितने देगी? 2, तो 2/3 इंटू 600, 400 शेयर विल गेट। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं समझ आया होगा। देखते रहिए चैनल, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए। हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर सुनील फ्रॉम केम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कंपनी अकाउंट की 2 बेसिक टर्में। ऑलरेडी इसके पहले मैंने शेयर लगातार कंजेक्टिव भी बताई हैं, 7th और 8th टर्म मेरे साथ दिखी। एक होता है शेयर फॉर फ्यूचर। क्या होता है शेयर फॉर फ्यूचर? शेयर फॉर फ्यूचर हो गया कि कोई शेयर होल्डर है जिसने कंपनी की किसी पर्टिकुलर कॉल पे पैसा नहीं दिया और वो कॉलजिन एरियर बन गया। कॉलजिन एरियर कंपनी के बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद उस शेयर होल्डर ने पैसा कंपनी को नहीं दिया। कंपनी हैज द राइट टू फॉरफिट सच शेयर्स जो ऑलरेडी उसको अलॉट हो गए हैं। तो कंपनी के पास राइट होता है कि जो शेयर उसको अलॉट हो गए हैं उनको फॉरफिट कर लेगी, उनको कैंसिल कर देगी, और दिया हुआ पैसा जो उसने व्यक्ति ने कंपनी को दिया है, पहले एप्लीकेशन का पैसा उसने दे दिया है, अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया है, आगे की वो 2 कॉल नहीं दी उसने, तो कॉलजिन एरियर हो गया, तो दिया हुआ पैसा उसका छीन लेगी कंपनी। तो जब कंपनी उसका दिया हुआ पैसा छीन लेगी और उसके अलॉटेड शेयर को कैंसिल कर देगी, तो कंपनी को गेन हो जाएगा। कंपनी को क्या हो जाएगा? गेन। फिर वो वाले शेयर जो कंपनी ने किसी एक व्यक्ति से फॉरफिट कर लिए हैं, वो किसी दूसरे को बेच देगी। फॉरफिटेड शेयर कैन बी रीइश्यू टू समवन एल्स। जब कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देगी तो उसके पास 3 पॉसिबिलिटी हैं। या तो वो शेयर कंपनी प्रीमियम पे बेचेगी, कीमत बढ़ा के बेचेगी, या एट पार बेचेगी फेस वैल्यू के बराबर। अगर प्रीमियम पे बेचेगी तो कंपनी को और गेन हो जाएगा, प्रीमियम यानी कि फेस वैल्यू से महंगा, और गेन हो जाएगा। और अगर एट पार बेचेगी तो नो गेन नो लॉस, और अगर डिस्काउंट पे बेचेगी तो कंपनी को लॉस हो जाएगा। आपके जो क्वेश्चन है उसमें 90% चांस होते हैं कि कंपनी लॉस पे बेचे और 10% चांस होते हैं तो कंपनी प्रीमियम पे बेचे। प्रीमियम पे भी बिकता है, तो अगर प्रीमियम पे बिकेगा तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अगर शेयर लॉस पे बिका, यानी कि फेस वैल्यू से सस्ता बिका, तो वो लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस। रूटीन का लॉस नहीं, शेयर के सिक्योरिटी बेचने का लॉस, शेयर बेचने से लॉस हो जाएगा। सो इसमें क्या होगा कि जो फॉरफिट करके गेन हुआ है वो क्रेडिट होगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट को, और रीइश्यू करने से जो लॉस हुआ वो डेबिट होगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट। इसका मतलब शेयर फॉरफिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की तरह बन गया। गेन इसकी क्रेडिट साइड पे चला जाएगा और लॉस इसकी डेबिट साइड पे चला जाएगा। फिर जो नेट इफेक्ट बच जाएगा उसका, मानो गेन उसको 5,000 है और लॉस उसको 2,000 है, तो नेट गेन कितना रहा? 3,000। वो ट्रांसफर होके शेयर फॉरफिचर अकाउंट से ट्रांसफर होके कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो इस तरीके से शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्लोज हो जाएगा और वो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। और अगर सिचुएशन उल्टी हुई, मानो रीइश्यू करने से लॉस ज्यादा हुआ और फॉरफिट करने से गेन कम हुआ, तो नेट लॉस आएगा। तो नेट लॉस फॉरफिचर को क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और कैपिटल लॉस को डेबिट हो जाएगा। यानी कि शेयर फॉरफिचर का अकाउंट खत्म हो जाएगा, हम शेयर फॉरफिचर को क्रेडिट कर देंगे और कैपिटल लॉस को डेबिट कर देंगे। देखिए, when a shareholder fails to pay the call area, जब वो किसी कॉल का पैसा नहीं देता, even after रिमाइंडर के बावजूद the company may forfeit these shares, कंपनी उसके दिए हुए शेयर कैंसिल कर देगी। the amount already received by the company on such share, उन शेयर पे वो ऑलरेडी जो पैसा दे चुका है, is treated as company's gain, वो कंपनी उसे अपना गेन मान लेगी। the forfeited share be reissued, फिर ये फॉरफिट करे हुए शेयर फिर से कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देगी। देयर आफ्टर उसके बाद इधर एट डिस्काउंट, जाकर वो फेस वैल्यू से सस्ते में बेच देगी तो लॉस हो जाएगा, या फिर वो आर एट प्रीमियम फेस वैल्यू से महंगा बेचेगी और गेन हो जाएगा, या फिर एट पार बेचेगी, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो आपने ये सीखा
कि फॉरफिट करके तो कंपनी को गेन होता, ये तो पक्का है। अब री इशू करके 3 ऑप्शन बनते हैं। अगर एट पार बेचे नो गेन नो लॉस, अगर आप डिस्काउंट बेचे देयर इज लॉस, अगर आप प्रीमियम बेचे अगेन प्रीमियम का मतलब हो गया रिजर्व में चला जाएगा पैसा। अब दूसरी टर्म है कैपिटल रिजर्व और कैपिटल लॉस, इसे जो ड्राइव होता है। इसका फॉरफिट करके जो प्रॉफिट आया वो है शेयर फॉरफिचर को क्रेडिट हो जाएगा, और री इशू करके जो लॉस आया वो शेयर फॉरफिचर को डेबिट हो जाएगा, तो नेट अमाउंट ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में हो जाएगा। और अगर उल्टा हो जाए कि री इशू करके लॉस ज्यादा है और फॉरफिट का गेन कम है, तो नेट लॉस कैपिटल लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए जाइए, गेन ऑन सच फॉरफिटेड शेयर्स क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। अगर गेन होता है फॉरफिट करके तो वो फॉरफिचर को क्रेडिट हो जाता है। एंड लॉस अगेंस्ट दीस डियर री इशू, अगर उनके री इशू करने से लॉस हो जाए विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, वो शेयर फॉरफिचर को डेबिट हो जाता है। इसका मतलब शेयर फॉरफिचर अकाउंट नेचर में नॉमिनल की तरह बन गया है कि फॉरफिट करके गेन इसको क्रेडिट हो रहा है और लॉस इसको डेबिट हो रहा है। आगे नेट गेन और लॉस, तो जब आप गेन में से लॉस को माइनस कर दोगे तो नेट गेन आ जाएगा। अगर लॉस ज्यादा होगा तो गेन कम होगा तो नेट लॉस आ जाएगा। आउट ऑफ दीज ट्रांजेक्शन, इन ट्रांजेक्शन से आर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और अगर नेट गेन आएगा तो ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, और अगर नेट लॉस आएगा ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल लॉस में। एंड द शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज फाइनली क्लोज, और शेयर फॉरफिचर अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे कुछ बन जाएगा जैसे गेन ऑन फॉरफिटिंग 500 shares ऑफ राम के पास ये 500 शेयर थे, कंपनी ने फॉरफिट करे, उसको गेन हो गया मानो 2500। लॉस ऑन री इशूइंग दीज 500 शेयर, यही वाले 500 शेयर जो कंपनी ने फॉरफिट करे, जब हमने ये री इशू करे तो हमें लॉस हो गया है 1000। तो नेट गेन कितना है? नेट गेन दिस इज 1500। ये जो नेट गेन है ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो ऐसे ये शेयर फॉरफिचर को जो गेन है ये क्या हुआ? क्रेडिट। ये जो लॉस ये क्या हुआ? डेबिट। ये लिखा है गेन क्रेडिट होता है और डेबिट लॉस डेबिट होता है। तो आपके पास जो अमाउंट बचा है इस क्रेडिट में से डेबिट माइनस करें, ये आता है नेट क्रेडिट। अब इस अकाउंट को खत्म करना है, गेन को, फॉरफिचर अकाउंट को खत्म करना है। ये दोनों किसको क्रेडिट हो रहे हैं? गेन ऑन फॉरफिटिंग 500 शेयर ऑफ राम किसको क्रेडिट हो रहा है? शेयर फॉरफिचर को। ये क्रेडिट हो रहा है शेयर फॉरफिचर अकाउंट को। और ये डेबिट किसको हो रहा है? ये भी हो रहा है शेयर फॉरफिचर अकाउंट को। डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट। अब ये जो नेट गेन है ये इस क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करें तो ये जो नेट गेन आ गया ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। अब क्या बचा है? फॉरफिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 1500 बच गया है। अब फॉरफिचर अकाउंट को क्लोज करें तो फॉरफिचर को क्या कर दिया? डेबिट, और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट। बस अब शेयर फॉरफिचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। यस। अब जब आप शेयर फॉरफिचर को डेबिट करोगे, देखो ध्यान से, ये आएगा 1500। अब देखो जब बराबर हो जाएगा, ये 1000 डेबिट, ये 1500 डेबिट शेयर फॉरफिचर को हो गया 2500 डेबिट, ये 2500 क्रेडिट के बराबर आ गया। फॉरफिचर अकाउंट क्लोज हो जाएगा और ये ट्रांसफर होकर कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और अगर लॉस हुआ तो इसके उल्टा हो जाएगा। लॉस होगा तो आपके पास ये नेट लॉस बचेगा, वो डेबिट बैलेंस होगा। तो शेयर फॉरफिचर को क्या कर दो? क्रेडिट, और कैपिटल लॉस को क्या कर दो? डेबिट। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, मजा भी आया होगा। ऐसे देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें, जैसे आप चाहते हैं।